नमस्कार, मैं नील सक्करवाल, गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चर बांसवाड़ा, राजस्थान से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में। कौन से विद्यार्थी छात्रवृत्ति के पात्र हैं और किन किन दस्तावेजों की इसमें आवश्यकता रहती है। शिक्षा विभाग की जो भी ताज़ा अपडेट्स आती हैं उन पे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तुरंत सभी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी, उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। अब बात करते हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में, किन विद्यार्थियों को मिलती है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है वो कक्षा 11 से ऊपर सभी विद्यार्थियों को मिलती है, कक्षा 11, 12 और कॉलेज के। इसके अंदर कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो किसी भी कॉलेज में अध्ययनरत हो सकते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। लेकिन कक्षा 11 और 12 के लिए कंपलसरी बात यह है कि वो विद्यार्थी गवर्नमेंट को स्कूल में ही पढ़ने चाहिए। एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो मेरे पास आदेश है, ये जो विभाग छात्रवृत्ति जारी करता है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार, उसका आदेश जो है वो 30 सितंबर 2020 का आदेश है, जिसके आदेश क्रमांक है 48300। इसके अनुसार मैं आपको सारी सूचनाएं बता रहा हूं, जो बिल्कुल ऑथेंटिक सूचनाएं हैं, और इसी के अनुसार हमें फॉर्म भरना है। कुछ हमारे शिक्षक साथियों को भी समस्याएं रहती है कि किस तरह से जो फॉर्म है वो किन किन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे होगी, ओबीसी वालों को मिलेगी, एसबीसी वालों को मिलेगी, केवल एससी एसटी को मिलती है, क्या है। तो उस पर मैं सारी विस्तार से आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी इसमें उपलब्ध हो जाएगी। हम शुरू से बिंदुवार बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये छात्रवृत्ति जो है वो किन विद्यार्थियों को मिलती है, उस पर बात करते हैं। इस छात्रवृत्ति के जो पात्र हैं वो राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष समूह योजना में विशेष पिछड़ा वर्ग यानी एसबीसी जिसे कहते हैं, पहले एसबीसी जिसका नाम था एसबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस और घुमंतु, अर्ध घुमंतु, इन सभी जातियों को के विद्यार्थियों को इसमें छात्रवृत्ति जो है वो प्राप्त होती है। इसके लिए कक्षा 11 और 12 में नियमित रूप से राजकीय विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययनरत होना चाहिए। सबसे पहली बात ये। अब इसके बाद बात करते हैं कि इनमें सबके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहली बात करें एससी और एसटी के लिए, इसके अंदर एससी, एसटी और एसबीसी, तीन कैटेगरी, एससी, एसटी और एसबीसी के लिए इस छात्रवृत्ति के लिए 2.5 लाख रुपए जो है वो वार्षिक आय होनी चाहिए। मतलब वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, कितनी भी कम हो सकती है। तो कुछ विद्यार्थी 30,000, 40,000 का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जितनी उनकी आय है उनको उतनी शो करनी चाहिए। अगर किसी की मान लो 10,000 रुपये महीना इनकम है तो वो 1,20,000 हो गई, तो उनको 1,20,000 रुपये शो करने चाहिए। उसके अंदर गलत जानकारियां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख रुपए इसके अंदर आए हैं, तो 2.5 लाख रुपए से नीचे जो भी व्यक्ति आते हैं वो इस योजना के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात आती है फिर ओबीसी वर्ग के लिए। ओबीसी वर्ग के लिए अलग क्राइटेरिया है। अब ओबीसी वर्ग के बच्चे जो है वो छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन वो भी इसके लिए पात्र हैं। उसके लिए कंडीशन है, वो क्या है। ओबीसी वर्ग में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1.5 लाख रुपए वार्षिक आय होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 2.5 लाख, ओबीसी के लिए 1.5 लाख वार्षिक आय होनी चाहिए। और एक कंडीशन और है इसके साथ, गत वर्ष की अंक तालिका में न्यूनतम 60% नंबर होने चाहिए। यानी 11वीं में ओबीसी वर्ग के उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी जिनके मार्क्स 10वीं में 60% से ऊपर है, फर्स्ट डिवीजन है, और दूसरा उनके माता पिता की वार्षिक आय जो है वो 1,50,000 रुपए से कम है। ये उसके लिए पात्र होंगे। अब इनमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं जो पात्र हैं ओबीसी के अंदर, उनमें भी बात कर लेते हैं। जैसे बीपीएल कार्ड अगर है किसी का, बीपीएल, तो वो उसके लिए पात्र है। बीपीएल के बाद आता है अंत्योदय कार्ड धारक, स्टेट बीपीएल, अनाथ बालक बालिका, स्वयं विधवा, स्वयं यानी जो विद्यार्थी पढ़ रही है, महिला विद्यार्थी लड़की, वो अगर शादीशुदा और विधवा है तो उसको भी, वो भी छात्रवृत्ति में आती है। तलाकशुदा महिला और विधवा महिला की पुत्री, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है इसके अंदर, यानी जिसके पिता नहीं है, ये कह सकते हैं। तो विशेष योग्यजन और स्वयं विशेष योग्यजन, ये सभी जो विद्यार्थी है वो ओबीसी वर्ग के इसके अंदर पात्र है। मेन जो है इसके अंदर क्राइटेरिया ओबीसी का वो क्या है, 1.5 लाख वार्षिक आय से कम होनी चाहिए
और गत वर्ष में 60% होने चाहिए। यानी 12वीं की छात्रवृत्ति आप तब ले सकते हो जब आपकी 11वीं में 60% है, 11वीं में तब ले सकते हो जब आप 10वीं में 60% है। फिर आता है तीसरी बात, EWS, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। EWS में सभी जो नॉर्मली जनरल कैटेगरी को शामिल किया जाता है, तो इसके लिए जो आय लिमिटेशन है वो है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए वार्षिक आय। और विद्यार्थी जो है वो उच्च शिक्षा में भी राजकीय संस्था में ही अध्ययनरत होना चाहिए। स्कूल में तो कंपलसरी है ही, गवर्नमेंट स्कूल में ही होना चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा में भी गवर्नमेंट कॉलेज में होना चाहिए। और आय जो है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय, ये तो हो गई इसकी क्राइटेरिया, फॉर्म भरने के लिए आवश्यक पात्र कौन विद्यार्थी रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज क्या क्या आवश्यक है। एक तो इसमें जो दस्तावेज है वो ओरिजिनल आपको आवश्यकता रहती है, क्योंकि वो सारे स्कैन होते हैं, स्कैन होके अपलोड करने पड़ते हैं, उसके बाद ही फॉर्म मान्य होते हैं। इसकी जो साइट है वो साइट है जिस पे फॉर्म भरा जाएगा वो है www.sjmsnew.rajasthan.gov.in। दोबारा बता देता हूं, sjmsnew.rajasthan.gov। इस पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या अपने नजदीकी जो भी केंद्र है वहां से आप भरवा सकते हैं। इसमें छात्र छात्रा का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्वयं की देनी होती है। आप किसी और की दे देते हैं, बाद में कोई सूचना आती है तो समस्या रहती है, आप खुद की आईडी दें, ज्यादा बेहतर है। अब आवश्यक दस्तावेज क्या है इसके अंदर, आय का घोषणा पत्र। एक बात, आय का घोषणा पत्र कौन सा होना चाहिए, जो इसी साइट पर उपलब्ध है वही परफॉर्मा आपको डाउनलोड करना है, उसी पर आय का सत्यापन करवाना है और फिर वही स्कैन होके वही फाइनली अपलोड करना है। आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका कि राजस्थान की मूल निवासी आप, और अगर विवाहित महिला कोई है तो उसका खुद का विवाह का प्रमाण पत्र और गत वर्ष की अंक तालिका तथा फीस की मूल रसीद। यानी इस बार आप नियमित विद्यार्थी हैं उसका सबूत आपको डालना है। तो उसके लिए क्या होती है, आपको विद्यालय से रसीद मिलती है, विकास कोष की, छात्र मद की या न्यू प्रवेश की 2-3 रसीदें दी जाती हैं, वो रसीदें आपको इस पे अपलोड करनी है। गत वर्ष की अंक तालिका, तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट जो है वो इनकी जरूरत रहती है, अपलोड करने हैं। अब देखो आय का घोषणा पत्र में कंफ्यूजन रहती है, भी आय का प्रमाण पत्र किसका लगे। तो आय के लिए मैं बता दूं आपको, जो इस गाइडलाइन के अनुसार निर्देश है कि पिता जीवित है तो पिता का आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र लगेगा। उसके अलावा अगर पिता नहीं है तो माता का आय प्रमाण पत्र माता के नाम से बनवाना है। अगर मान लो बाई चांस माता भी नहीं है तो फिर आपका संरक्षक कोई भी है जो आपको पालन पोषण कर रहे हैं, चाचा ताऊ बुआ फूफा मामा चाचा जो भी हैं, उनका आय प्रमाण पत्र लगाना है। अगर वो भी नहीं है, किसी स्थिति में मान लो बालक अनाथ है, उसके वो खुद ही अपना भरण पोषण करता है, तो वो अपना आय प्रमाण पत्र अपने स्वयं के नाम से ही जारी करवाएगा। ये आय प्रमाण पत्र में विशेष बातें ध्यान रखनी है। जैसे बहुत से केसेस आते हैं कि पिता नहीं है तो किसका आय प्रमाण पत्र बनाए, तो माता का, माता नहीं है तो कोई भी संरक्षक जो आपको पालन पोषण कर रहा है आप उसके नाम से दे सकते हैं। वो भी नहीं है, आप अकेले रहते हैं तो आप अपने नाम से बना सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। ये सारी सूचनाएं जो है वो डाटा, इसमें आपको बैंक खाता की पासबुक जो है वो उसकी जरूरत पड़ती है, खाता नंबर छात्रवृत्ति अकाउंट में आए। इन सभी सूचनाओं को अपलोड करने के बाद में आपको फॉर्म सबमिट करना है और ये पेपरलेस फॉर्म है, यानी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आप वैसे आप जानकारी के लिए आप विद्यालय में इसका प्रिंट दे सकते हैं, अपने क्लास टीचर को जमा करा सकते हैं, ताकि उनको पता रहे कि कौन से जो विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है और किसने नहीं भरा है। यानी जिन्होंने भरा है बाद में अप्रूव करते समय उनको उसका वेरीफाई कर सकें कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थी और इसने फॉर्म अप्लाई किया है। बाकी वैसे इसकी प्रिंट आउट की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, विद्यालय से आपको इसमें कोई काम नहीं करना है, आपको स्वयं के स्तर पे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। अब टीचर्स के लिए इसके अंदर एक कार्य है कि जब ये फॉर्म भेजा जाता है, भर दिया जाता है, तो आगे डिपार्टमेंट में जाता है। डिपार्टमेंट क्या करता है कि इन विद्यार्थियों के नाम की सूची संबंधित विद्यालय को प्रेषित करता है DDO ID पर। तब
वहाँ विद्यालय को डीडीओ आईडी से इसको ओपन करके छात्रवृत्ति में जाकर जो पेंडिंग छात्रवृत्ति है वहाँ आपको इनके नाम मिलेंगे। आपको इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि बाई चांस कोई गलत बच्चा किसी दूसरी स्कूल में उसको भेज दिया गया है उसका नाम, तो वो आपको ध्यान रखना है, उसको रिजेक्ट करना है। जो विद्यार्थी पात्र है जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनके नाम आएंगे आपके पास। आपको देखना है कि आपके विद्यालय के विद्यार्थी है तो आपको उसको अप्रूव करना है और सबमिट करना है। जब हम ये काम करेंगे उसके बाद में छात्रवृत्ति जारी होगी। इसकी जो सूचना है वो निरंतर डिपार्टमेंट जो है वो कंटिन्यू देता रहता है। तो ये इसकी मुख्य बातें थी। फॉर्म भरने के लिए तिथि जो है वो ये अक्टूबर लास्ट थी, अभी पहले 30 अक्टूबर, अब इसको बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। तो अभी नवंबर और दिसंबर 2 महीने पूरे हैं। जिन विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं उनको फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना चाहिए। जो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको छात्रवृत्ति राज्य सरकार के द्वारा दे होती है और वो इनके लिए पात्र हैं। इस तरह की सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, जानकारी लेने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिजिक्स बाय अनिल सक्करवाल के नाम से आपको YouTube पर मिलेगा, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो जैसी कोई सूचना अपलोड होगी उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।